नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। देश भर में लाउडस्पीकर को लेकर छिड़े विवाद के बीच सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बयान दिया। पूर्णिया में सीएम नीतीश ने साफ कहा है कि धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाने और उनके उपयोग पर रोक लगाने की बातें फालतू है। सीएम ने दो टूक कहा है कि बिहार में इन सब चीजों से हम लोग सहमत नहीं हैं और वे किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए। यूपी में लाउड स्पीकर उतारना चाहिए, बिहार में भी मांग कर रहे हैं लोग कि लाउड स्पीकर उतारना चाहिए। अरे छोड़िए ना वो सब चीजें, एथेनॉल वाला बात, एथेनॉल का बात करिए, तो सब बेकार चीज है। अब बिहार में हम लोगों का जो व्यू है जानते नहीं है, हम लोग किसी भी धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप करते हैं कभी नहीं। सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने लाउडस्पीकर विवाद पर सीएम नीतीश के बयान पर चुप्पी साध ली। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि साउंड पोल्यूशन को लेकर सभी को मानक का ध्यान रखना चाहिए। जो आवाज का पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, और उसका जो भी मानक है, उस मानक का ध्यान हम सबों को रखना है, जिससे कि हम बेहतर ढंग से अपने जीवन को जी सकें। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो इस फालतू बताया है। बिहार में क्या होगा ये लागू आगे वहीं पूर्णिया में बिहार का पहला मक्का और चावल से बनने वाला इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। इस इथेनॉल फैक्ट्री से मक्का के हब के नाम से विख्यात पूर्णिया समेत सीमांचल के किसानों को काफी लाभ होगा। आपको बता दें कि इथेनॉल फैक्ट्री पूर्णिया से 15 किलोमीटर दूर परौरा के पास है। फैक्ट्री में प्रतिदिन 65,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ फिश, कैटल और मुर्गी दाना बनेगा। इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 2.5 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा। इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 160 टन मक्का और चावल की खपत होगी। यहां बनाए गए इथेनॉल को सरकार की तेल कंपनियां यानी कि OICL, भारत पेट्रोलियम समेत अन्य तेल कंपनियां खरीदेंगी। कैसे पेट्रोल डीजल के साथ वो काम करेगा, और पहले तो 10%, अब तय हो गया 20% भी पेट्रोल डीजल में लगेगा। अब कितना पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगवाना पड़ता है। अगर एथेनॉल बन जाएगा तो देश को कितना लाभ होने वाला, इसलिए बहुत अच्छा हुआ। और आज देख लीजिए, यही हमको अभी दिखाए एथेनॉल, हमको इतना अच्छा लगा देखने में, यही एथेनॉल। तो इसी के लिए हम लोग इतना प्रयास शुरू से कर रहे हैं। और पूर्णिया में बने इथेनॉल प्लांट के उद्घाटन को लेकर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है। शाहनवाज हुसैन से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रविएस नारायण ने। बिहार का सबसे पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ और इस प्लांट की सबसे खासियत यह है कि जो प्लान आया है, जो इथेनॉल पॉलिसी, उसके बाद ये देश का पहला प्लांट है। हमारे साथ उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हैं। यहाँ पे एक नई शुरुआत हुई है बिहार में। ये बिहार के 14 करोड़ आवाम के चेहरे पर खुशी की शुरुआत है। एक महीने में 2 उद्योग बड़े जो मुख्यमंत्री जी आए, बेगूसराय आज यहाँ है, 3 वेटिंग में है। एक टेक्सटाइल की मिल है जो भभुआ कैमूर की तरफ बनकर तैयार है, वेटिंग में है। सीएम साहब को हमने कहा है महीने में 2-3 दिन हम आपको ले जाएंगे। उन्होंने कहा आप चाहिए ले जाइए, उद्योग लगाइए। हम शिलान्यास नहीं दिखा रहे, हम उद्घाटन दिखा रहे हैं। आप उन नेताओं को भी ये प्लांट जरा दिखा दीजिए जो कहते हैं कि बिहार में सुई का कारखाना नहीं लग सकता। आइए ये देखिए हमारे बिहार में क्या क्या हो सकता है। यहाँ के किसानों को फायदा होगा, खासकर सीमांचल के किसानों को बहुत फायदा होगा। तो सैयद शाहनवाज हुसैन का कहना है कि ये बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में बिहार में उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे और हर महीने मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविएस नारायण, न्यूज 18 पूर्णिया। और देखिए, बाढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अकाल तख्त सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है। आरपीएफ का एक एएसआई भी घायल हुआ, जिसे अभी इस वक्त पटना रेफर किया गया। दरअसल ट्रेन की चेन पुलिंग करने से रोका गया था और रोकने के बाद ट्रेन पर पथराव हुआ। फतुहा और बांका घाट के बीच का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बाढ़ से बता रहे हैं, जहां पर ट्रेन पर पथराव किया गया है अकाल तख्त सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
और खबर सहरसा से, जहां देर रात आई आंधी और बारिश की वजह से फसल को काफी नुकसान हुआ। सलखुआ प्रखंड क्षेत्र के कई एकड़ जमीन में लगी मक्के की फसल बर्बाद हो गई। बारिश और आंधी की वजह से भले ही लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन मक्के की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। फसल पूरी तरह खेतों में सो गई है। अच्छे फसल की उम्मीद लिए किसान प्रकृति की इस मार से सदमे में हैं। 2 बीघे में लगी फसल नुकसान हो गई है और किसानों में काफी ज्यादा मायूसी है। और पीएमसीएच में जल्द ही हृदय रोगी कैथ लैब में जांच और इलाज करवाने की सुविधा शुरू होने जा रही है। पीएमसीएच में कैथ लैब का काम करीब 90% पूरा हो चुका है। अत्याधुनिक लैब का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जल्द ही कैथ लैब बनकर तैयार हो जाएगा और बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज होगा पीएमसीएच, जहां कैथ लैब की सुविधा मिलेगी। यानी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं इमरजेंसी बिल्डिंग के ठीक ऊपर ये कैथ लैब बन रहा है और लगभग 70% यहां पर काम पूरा हो चुका है। मशीनों की खरीदारी बाकी है, लेकिन देखिए इस वक्त की जो भी तैयारियां हैं वो पूरी लगभग की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीने में टारगेट रखा गया है कैथ लैब में इलाज शुरू हो जाएगा। यानी कार्डियो मरीजों के लिए, खासकर जो हृदय रोगी हैं, उनके लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि बिहार के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में यानी पीएमसीएच के अलावा फिलहाल अभी कहीं भी कैथ लैब की सुविधा नहीं है। ऐसे में चूंकि यहां पर मरीजों का काफी दबाव रहता है, हृदय रोगी हो या फिर जो बाकी रोगी हैं उनके लिए परेशानी होती है। हम सीधे पहले अधीक्षक हैं डॉक्टर आईएस ठाकुर, उनसे बात करते हैं। सर, कितने की लागत से और कब तक टारगेट है ये कैथ लैब? एक्चुअली लगभग 5 करोड़ रुपए के लागत से है, लेकिन इसमें एक बैंक के द्वारा जो है सो दिया जा रहा है, पैसा हम लोग को नहीं लग रहा है। दूसरी बात है कि कुछ जो है सो भारत सरकार का भी है, जो क्रिटिकल केयर यूनिट है हम उनसे बीएमआईसीएल के थ्रू हम बनवा रहे हैं। पिछड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा सौगात होगा और इसके साथ ही साथ हम लोग पठन पाठन भी स्टार्ट करेंगे। डीएम की पढ़ाई शुरू हो पाएगी। डीएम के लिए हम लोगों के हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन हुआ था, जिसमें उन्होंने कैथ लैब की कमी को बहुत घोर कमी बताया था और यदि ये उपाय हो गया तो हम लोग केवल यहाँ के पेशेंट ही को नहीं, पूरे बिहार के पेशेंट के लिए डॉक्टर तैयार कर लेंगे। सर के और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जो होने जा रहा है वो स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब बनने जा रही है। क्या खासियत है ये भी दिखाइए। आइए, अभी तो यहाँ पे कोई खासियत नहीं। हमारा प्लान है कि यहीं वो मशीन लगेगी और वो जो मशीन होगी वो जिससे कि हम न्यूरोलॉजिकल इंटरवेंशन भी कर पाएंगे, ना कि केवल हार्ट अटैक। जैसे कई बार क्या होती है, पैर सूख जाता है, उसमें थक्का जम गया, उसका भी इलाज हम लोग कर पाएंगे। ब्रेन का स्ट्रोक होता है, उसका भी इलाज कर पाएंगे। और इस मशीन में कुछ और खासियत है, जैसे कि एफएफआर हुआ। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि इसको स्टेंट करना है कि नहीं, कई बार लोगों को होता है कि जबरदस्ती डॉक्टर ने डाल दिया। तो उन सब चीज के लिए हम लोग आईवस भी साथ में प्रोक्योर कर रहे हैं। इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड वो हार्ट के आर्टरी के अंदर जाके मेजर करेगा। एफएफआर है वो मेजर करेगा। एक जो सबसे यूनिक चीज हमारे यहाँ आ रही है वो है आइस, इंट्रा कार्डियक इकोकार्डियोग्राफी। हाईटेक है वो अभी कहीं नहीं है यहाँ। जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए राहत होगा, बल्कि जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और उसके साथ साथ गरीबों के लिए भी वरदान साबित होगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और जन वितरण प्रणाली की दुकान से जुड़ी भ्रष्टाचार की कहानी बेहद पुरानी है, लेकिन कटिहार से इस आरोपों पर एक डीलर का ऐसा स्टिंग वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लोगों को तय मानक से कम अनाज देने का तर्क के साथ राज खोल रहा है। राशन डीलर के माने तो उन लोगों को कोई वेतन नहीं मिलता है। ऐसे में लोगों को अनाज देने में गोदाम में लेकर दुकान तक बड़ी रकम खर्च हो जाती है, जिसमें अधिकारियों का खर्च भी है। इसलिए लोगों के राशन से वजन काटा जा रहा है। वहीं मामले की शिकायत पर अनुमंडल पदाधिकारी ने कार्रवाई की बात कही। कोई भी डीलर चाहे कहाँ का जहाँ का भी हो, उस पर जांच होगी। अगर आपके माध्यम चैनल के माध्यम से अगर हम लोगों को पता चल रहा है तो उसकी जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर जो भी संबंधित डीलर है उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और सिवान के युवक की नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल में बिल को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या मामले में परिजनों ने सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। मृतक ब्रजेश राय के पैतृक गांव हसनपुरा में मातम पसरा है। घटना के बाद से मृतक की पत्नी पूजा सदमे में है। मृतक के पिता ने प्रशासन और सरकार से हत्यारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उचित दंड दे, जिससे कि आगे भी किसी बार या रेस्टोरेंट में
किसी और आदमी के ऊपर, ये हमारे पर तो गुजर गया, जो हमको दुख हो रहा है किसी और को ना हो। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर नवगछिया को पहले केला और कलाई से जाना जाता था, अब जर्दालू आम से भी जाना जाने लगा है। नवगछिया प्रखंड के तीतरी पंचायत से कुल 4 किसानों को जर्दालू आम उत्पादन के लिए चिन्हित किया गया। किसानों में नरेंद्र कुमार सिंह, अरविंद चौधरी, अंगद राय, मिंटू देवी का नाम चयनित हुआ है। वहीं इस संबंध में नवगछिया प्रखंड के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पदाधिकारी कुमार गौतम के द्वारा सभी किसानों के बगीचे पहुंचकर जीआई टैगिंग की गई। का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे जिले से हमारे प्रखंड के चुने हुए किसान नरेंद्र बाबू के बगान पर हैं। इनके पास 120 से 150 पौधा है और जिसमें ये अधिक से अधिक फल देने के लिए मतलब कि हमारे डीएम साहब की मीटिंग में भी गए हुए थे। उसी के लिए आज हम जियो टैगिंग करने के लिए हम। वहीं मुंगेर के हवेली खड़गपुर में नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। नाली पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कराया गया था, जिसके बाद यूको बैंक के पास नगर परिषद का बुलडोजर चला। पुलिस की निगरानी में ये कार्रवाई की गई है। और स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर वोटिंग करने का आखिरी दिन है और पटना नगर निगम शहर में साफ सफाई को लेकर कदम उठाए गए, लेकिन गर्दनी बाग स्थित डंपिंग यार्ड की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही। खुले में कचरा और करोड़ों रुपए की बंद पड़ी मशीन यह बताने के लिए काफी है कि पटना इस बार भी स्वच्छ शहरों की लिस्ट में फिसड्डी क्यों साबित होगा। देखिए पटना से हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण का आज आखिरी दिन है और ऐसे में पटना नगर निगम जो है वो लगातार पटना के स्वच्छ रखने की तमाम दावे करते रहा है और इस बार कहा जा रहा है कि पटना की जो रैंकिंग है वो सुधरेगी। मगर इस वक्त हम एक ऐसी जगह पे मौजूद है जो पटना नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल कर रहा है। दरअसल हम गर्दनी बाग ये मौजूद है, ये पटना का डंपिंग जोन है कचरे का। आप यहाँ सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए कि कैसे खुले में यहाँ पर जो है कचरा डंप किया जाता है और यहाँ पे दरअसल एक प्रोसेसिंग यूनिट भी बनाया गया है। आप देखिए वहाँ तस्वीरों में देखिए सामने उस प्रोसेसिंग यूनिट में दरअसल जो प्लास्टिक के कचरे हैं उसको प्रोसेस करके कन्वर्ट करने के लिए वहाँ यूनिट भी लगाई गई है। कचरों के इकाई जो है वहाँ पे खर्च हुए हैं, लेकिन आप सीधे तौर पर देखिए किस तरीके से जो कचरा है खुले में डंप किया जा रहा है। यहाँ पे की सड़कों तक पे कचरा जो है वो डंपिंग यार्ड से बाहर आ जाता है और इसकी जो बदबू है वो हम आपको बता नहीं सकते कि यहाँ से कितनी बदबू आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गर्दनीबाग का जो यहाँ पर सदर अस्पताल है वो भी बगल में ही है। यहाँ सीधे तौर पर आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जो जाते होंगे उनके लिए ये कितना खतरनाक है, क्योंकि इस तरीके से खुले में कचरा जो है रोज रखा जाता है, रोज यहाँ पे डंप किया जाता है। ऐसे में मरीजों के लिए भी काफी खतरनाक है, इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो दोगुना बढ़ जाता है। तो इस तरीके के तमाम दावे नगर निगम करता रहा है पटना को स्वच्छ रखने की, लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं सीधे तौर पर कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़े करते हैं कि आखिर पटना कब स्वच्छ होगा और नगर निगम जो तमाम दावे करता है वो कब जा करके ये चीज पटना को साफ रखने की सीधे तौर पर कोशिश करेगा, क्योंकि जो तस्वीरें निकल करके आ रही है वो कुछ और ही कह रही है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। और समस्तीपुर के प्राइमरी स्कूल के गुरुजी अपने शिष्यों को अनोखे अंदाज में पढ़ाते हैं। उनका तौर तरीका बच्चों के साथ साथ सोशल मीडिया में भी खूब पसंद किया जा रहा है। हाथ में छाता और गले में पानी की बोतल लटकाए गुरुजी ने जैसे ही गुनगुनाना शुरू किया, वैसे ही क्लासरूम में बैठे छोटे छोटे बच्चे उन स्वर लहरियों को सुनकर चौकन्ने हो गए। ना जाना ना जाना ना जाना ना जाना, जब धूप रहे खूब तेज तो बाहर ना जाना।
दरअसल समस्तीपुर का तापमान इन दिनों 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है और लू की चपेट में आकर हर कोई बीमार पड़ रहा है। ऐसे में मालदा के प्राइमरी स्कूल के टीचर बैद्यनाथ रजक अनोखे तरीके से इन स्कूली बच्चों को लू से बचने के तरीके सिखाकर सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे हैं। ना जाना ना जाना, लगता है धरती भी जलने लगी है, छाता लगाओ बोतल भी लाओ, पानी पियो मन मानी, ना खाना अभी नन भेज कि बाहर मत जाना। सुबह का उजाला फैलते ही सूर्यदेव जो कहर बरपाने लगते हैं तो समस्तीपुर की सड़कें सूनी होने लगती है। फिर भी जरूरी काम से जब किसी को बाहर निकलना पड़ता है तो लू के थपेड़े झुलसा कर रख देते हैं। उसी लू की मार से बचने के लिए गुरुजी ने इन बच्चों को कमाल का मंत्र दिया। भूखे कभी ना तुम स्कूल आओ, भूखे कभी ना तुम स्कूल आओ, ककरी खरबूजा का भोग लगाओ। गर्मी के मौसम में लू के थपेड़े तो झुलसाते ही हैं, आग की लपटें भी तेजी से फैलने लगती है। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को आग से बचने का अचूक तरीका बताया, वो भी बिल्कुल अपने अंदाज में। कागज के टुकड़ों में आग लगा दी तो ये बच्चे चिल्लाने लगे। उन्हें बचाने के लिए ये बच्चे आगे आई और सब तालियां पीटने लगे। क्लासरूम में खेल खेल में लू और आग के कहर से बचने का तरीका सीख रहे ये बच्चे आत्मविश्वास से लबरेज तो हो ही गए। गुरुजी से मिले मंत्र ने इन्हें मुसीबत से बचने का नया रास्ता भी दिखाया। अरे अरे बचाओ बचाओ, मेरा हाथ जल रहा है, बचाओ 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 बचाओ, आग लग गई, बचाओ बचाओ बचाओ। मालदा के प्राइमरी स्कूल के गुरुजी बैद्यनाथ रजक का ये अंदाज स्कूली बच्चों को तो भा ही रहा है। सोशल मीडिया में भी गुरुजी के अनूठे तौर तरीकों की जमकर तारीफ की जा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।